हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जिसका सेंट्रल कैरेक्टर गज़ब का चालबाज है। वो एक के बाद एक ऐसे शातिर कारनामों को अंजाम देने लगता है जिसे देखने के बाद हम उसकी साइकी से फैसिनेट हो जाते हैं। नॉट इन इंस्पिरेशनल वे, बट हम क्लिनिकली उसे समझना चाहते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में कोई भी इंसान इस तरीके से बिहेव करने लगता है और किस हद तक अपने आप को पुश कर सकता है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो बड़ी आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, तब इस इंसान को देखने के बाद आपके अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाएगी और आप ये कह उठेंगे कि भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है और अगली बार किसी इंसान की मदद करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। मैं बात कर रही हूँ सीरीज़ रिप्ली की, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें 8 एपिसोड्स हैं जिनका रन टाइम लगभग 50 से 60 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर गोर और वायलेंस बहुत ज़्यादा है, प्रोफैनिटी और अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द थीम आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज ओनली फॉर अडल्ट्स। अब अगर हम इस सीरीज़ के एसेंस की बात करते हैं तो वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ायर्स। इन्हीं डिज़ायर्स की वजह से हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं, निखर कर सामने आ पाते हैं। लेकिन हर चीज़ की तरह इसके भी दो पहलू हैं। अगर इसके ट्रेचरस पक्ष को सही से रेगुलेट नहीं किया गया तो हम टेम्पटेशन, रिचेस और प्लेजर के ऐसे लेब्रिंथ में फंस कर रह जाते हैं जिससे निकलना नियरली इम्पॉसिबल होता है और वहाँ रहकर हमें अपने किसी भी गलत से गलत किए गए काम पर रिमोर्स या गिल्ट फील नहीं होता है। ऐसी ही हम एक कॉन आर्टिस्ट रिप्ली की कहानी इस सीरीज़ में देखने वाले हैं, जो कि एक बॉर्न प्रेडेटर है। उसके अंदर ईविल पनप रहा है और उसे एक स्टैंडर्ड सिचुएशन मिल जाती है जहां इस ईविल को और ज़्यादा फलने फूलने का मौका मिल जाता है। वो एक के बाद एक गलत काम करता चला जाता है और कुछ तो इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं जिनकी वजह से दूसरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन इन सारे किए गए कामों का रिप्ली के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखता है, उसे कोई भी पछतावा नहीं है। उसके माथे पर आपको एक भी शिकन नहीं दिखने वाली है। नाइट क्रॉलर के बाद अगर किसी भी कैरेक्टर ने मुझे इतने चिल्स दिए हैं तो वो रिप्ली ही होगा। इस सीरीज़ को देखने के बाद एक बात तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि गोल्डन ग्लोब एंड एमी में ये सीरीज़ काफ़ी आगे निकलने वाली है। मुझे काफ़ी फैसिनेट की है और मैं इसे देती हूँ 9.5 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सीरीज़ रिप्ली, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी में टॉम रिप्ली धोखेबाजी की दुनिया का एक शातिर खिलाड़ी है, लेकिन इस समय उसकी दाल कुछ गलते हुए नज़र नहीं आ रही है। उसके पीछे पुलिस भी पड़ गई है। ऐसे में उसकी किस्मत जोर मारती है और एक अमीर आदमी की नज़र में वो आ जाता है। इस अमीर आदमी को इस समय रिप्ली जैसे ही इंसान की ज़रूरत थी। वो रिप्ली को अपने पास बुलाता है और बताता है कि उसका बेटा डिकी इस समय यूरोप में रह रहा है और अमेरिका वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो रिप्ली को टास्क देता है कि उसे यूरोप जाना है, उसके बेटे को बहला फुसला कर समझा कर अमेरिका वापस लौटा कर लाना है। इस समय रिप्ली को और चाहिए भी क्या था, उसे तो यहाँ से छूमंतर होना था, पुलिस की नज़रों से ओझल होना था। वो इस काम के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। सो रिप्ली पहुँच जाता है इटली के इटरानी, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डिकी से। डिकी एक इनोसेंट या फिर कहें इग्नोरेंट बंदा है जो कि एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है अपने फादर के पैसों पर। उसकी गर्लफ्रेंड मार्ज भी उसके साथ रह रही है, जो कि एक ब्यूटीफुल स्मार्ट लड़की है, एस्पायरिंग राइटर है। डिकी भी अपने पेंटिंग के टैलेंट को निखारने की कोशिश में लगा हुआ है। शायद उसे किसी ने सही बताया नहीं कि उसके अंदर पेंटिंग का कोई भी नैक नहीं है और वो बहुत ख़राब पेंटिंग बनाता है। अपने यूजुअल बिहेवियर के हिसाब से डिकी बहुत ही आसानी से रिप्ली पर विश्वास कर लेता है, यहाँ तक कि उसे अपने पास रहने का मौका भी देता है। रिप्ली जैसे इंसान को चाहिए क्या, उसके लिए तो एक बड़ा खुला प्लेग्राउंड उसे मिल जाता है जहां पर वो एक के बाद एक पैतरे बदल कर अपनी चालें चलने लगता है और डिकी को अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा लेता है। डिकी के अलावा जितने भी लोग रिप्ली के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें कोई ना कोई शक इस इंसान पर ज़रूर होता है। बस डिकी था जिसे कुछ नहीं दिख रहा था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना भी पड़ता है। बहुत ही बढ़िया थ्रिलिंग इवेंट्स टर्न आउट होते हैं और
आखिरी तक आप ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा स्पाइन चिलिंग इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। मुझे जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव लगा है दैट इज़ फैबुलसली वेल रिटन स्क्रीन प्ले, जिसका श्रेय जाता है स्टीवन ज़ीलियन को, जिन्हें शिंडलर्स लिस्ट के लिए ऑस्कर से नवाजा जा चुका है। गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, आयरिशमैन और बहुत सारी मूवीज़ में इनके काम को ऑलरेडी सराहा गया है। अब तो रिप्ली भी उनमें शामिल हो गया है। जब आप रिप्ली सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा, जो इसके इनिशियल एपिसोड्स हैं उनमें आप रिप्ली के एनिग्मेटिक कैरेक्टर से फैसिनेट हो जाते हैं, उसके प्रेडेटरी नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और मिडिल सेक्शन ऑफ द सीरीज़ में आते आते यहाँ पर जो इवेंट्स हैं बहुत ही थ्रिलिंग टर्न आउट होने लगते हैं और ये एक नॉयर में बदल जाता है। इसमें जो छोटी छोटी कहानियों का जाल बुना गया है उसमें आप इस कदर फंस जाते हैं कि एंडिंग बिना देखे आपको शायद नींद भी ना आए। आप जानना चाहते हैं रिप्ली बचेगा या फंस जाएगा, और अगर बचेगा तो कैसे लोगों की आंखों में धूल ये झोंकने वाला है। वैसे भी इसकी एंडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से रखी गई है। जो सेकंड पॉजिटिव इस सीरीज़ का मुझे लगा है दैट इज़ इमर्सिव एक्टिंग बाय एंड्रयू स्कॉट। रिसेंटली मैंने इनकी मूवी देखी थी ऑल ऑफ अस आर स्ट्रेंजर्स, जहां इनकी परफॉर्मेंस ऑस्कर वर्दी थी। इनका रोल मुझे शर्लॉक होम्स में एज जेम्स मोरारिटी भी काफ़ी फैसिनेट करता रहा है हमेशा से ही, और यहाँ पर इन्होंने जो रिप्ली के कैरेक्टर को निभाया है उसकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत एलैबोरेट कर इस सीरीज़ में नहीं दिखाई गई है। वो एक शेप शिफ्टर की तरह दूसरे की पर्सनैलिटी पर फीड करता है, इसीलिए एक सडन शिफ्ट आपको दिखता है उसके इमोशंस में, बिहेवियर में, इवन एक्सेंट में और बॉडी लैंग्वेज में। और यहाँ पर एंड्रयू बहुत अच्छे से दूसरे कैरेक्टर को इमिटेट करते हुए दिखेंगे। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। थर्ड पॉजिटिव जो इस सीरीज़ का मुझे लगा है दैट इज़ ब्रिलियंट एक्टिंग बाय ऑल द सपोर्टिंग एक्टर्स। जॉनी फ्लिन एज डिकी परफेक्ट लगे हैं। डिकी के कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है इग्नोरेंस और इनोसेंस, जो कि जॉनी बेहतरीन तरीके से दिखा पाए हैं। सेकंड कैरेक्टर है मार्ज का, प्लेड बाय डकोटा फैनिंग, जो कि एक ब्यूटीफुल ग्रेसफुल स्मार्ट लड़की प्ले कर रही हैं, और उनका सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो जब भी रिप्ली के कांटेक्ट में आती है उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन रिप्ली एक हाथ आगे बढ़कर ज़्यादा चालाक है और वो ऐसा जाल बनता है जिसमें मार्ज का सिक्स सेंस भी काम करना बंद कर देता है। थर्ड कैरेक्टर है इंस्पेक्टर रवीनी का, प्लेड बाय सर्जियो रूबिनी। उनकी बहुत ही पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस है। वो काफ़ी करीब आ जाते हैं रिप्ली को पकड़ने के, ऐसा लगता है अब रिप्ली पर शिकंजा कस जाएगा, और होगा क्या ये तो आपको सीरीज़ देखकर ही पता चलेगा। फोर्थ पॉजिटिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेहतरीन डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी। डायरेक्टर की जो इस सीरीज़ को लेकर मोनोक्रोमैटिक अप्रोच है वो मुझे खासा पसंद आई है। इसके ब्लैक एंड वाइट कलर हमें सीधे ट्रांसेंड कर देते हैं उस विंटेज एरा में जब फिएट कार्स हुआ करती थी, ट्रंक कॉल्स, पोस्ट ऑफिस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी, और यही कारण था कि रिप्ली एक के बाद एक बड़े बड़े फ्रॉड कर पाया। फोटोग्राफ की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, सो रिप्ली इतने आगे तक बढ़ पाया। सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है, फैबुलस है, उसके तो कहने ही क्या। हर एक सीन में ब्यूटी एट इट्स पीक है। एवरी सिलेबट, एवरी पेंटिंग, एवरी स्कल्पचर एंड एवरी म्यूरल को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। आप इसकी ब्यूटी से ऑस्ट्रक होने वाले हैं। वन ऑफ अ काइंड सिनेमाटोग्राफी रही है यहाँ पर, कूडोज फॉर दैट। चलिए बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। वैसे तो मुझे इस सीरीज़ में कोई कमी नहीं लगी है, लेकिन अगर नेगेटिव्स की बात करनी ही हो तो इस सीरीज़ का स्लो बर्न होना इसे थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ले जाता है। जो लोग फास्ट पेस चीज़ें देखना पसंद करते हैं, स्टिल आई वुड से कि ये स्लो बर्न ज़रूर है, लेकिन हर एक सीन इतना ज़्यादा इंटेंस है और साथ में क्रिएटिव भी है कि आपको बोरिंग वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, भले आप कितना भी फास्ट पेस ड्रामा देखने के आदी हों। बाकी मैंने इस सीरीज़ को थॉरोली एंजॉय किया है। ये एक मज़ेदार स्लो बर्न रही है मेरे लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।